गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 4th ऑफ फरवरी और डे है फ्राइडे। तो हम पढ़ रहे हैं हिमाचल की लोक संस्कृति और योग के बारे में। तो हमारी जो कक्षा 7 की जो बुक है हिमाचल की लोक संस्कृति और योग, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो चुकी है, पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपके जो FA4 एग्जाम होने वाले हैं, उसका जो सिलेबस है वो है चैप्टर नंबर 9 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक। 9 से 12 अध्याय तक जब वो आपको पूछा जाएगा। तो लास्ट वाले जो 4 चैप्टर है, ठीक है, उसमें से जब वो आपको एग्जाम में आएगा, टोटल जो वो आपको 20 मार्क्स का होगा। तो आपको जो वो 9th चैप्टर आज के लिए दिया है, ठीक है। आपने जो सभी चैप्टर के जो भी अभ्यास के क्वेश्चन है उनको जो वो अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझना है उनको। और कौन कौन सी उसमें क्रियाएं हैं, कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं। जैसे यहाँ पे अहिंसा शब्द का अर्थ है, तो ये सभी क्वेश्चन जो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है सत्य बोलने पर हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे से आपने पहले तो पूरे चैप्टर को जो वो अच्छे से रीड करना है। उसके बाद जो वो अभ्यास के क्वेश्चन को करने की और अपने शब्दों में जो वो हर एक क्वेश्चन को लिखने की जो वो आपने कोशिश करनी है, ठीक है। और साथ साथ में जैसे यहाँ पे कुछ व्यायाम है, जैसे नौकासन है, तो नौकासन कैसे करते हैं उसको साथ-साथ में प्रैक्टिकली करिए भी। और साथ-साथ में जैसे-जैसे आप कर रहे हैं वैसे-वैसे आप लिखते जाइए, ठीक है। अपने शब्दों में लिखेंगे तब जो वो आपको ज़्यादा क्लियर होने वाला है, ज़्यादा जो वो आपको अच्छे से याद होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम सभी चैप्टर 9 से लेकर के 12 सभी चैप्टर को जो वो थोड़ा-थोड़ा जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं उनको जो वो डिस्कस करेंगे, कौन-कौन सी यहाँ पे आसन है, ठीक है, इनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपका जो 9th चैप्टर है, वो है जीवन का मूल यम और योग क्रियाएँ। तो इसमें जो वो अहिंसा शब्द के बारे में पढ़ेंगे, हिंसा क्या होती है, सत्य बोलने पर जीवन के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, अस्तेय और अपरिग्रह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कौन-कौन सी क्रियाएँ हैं इसमें वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपका जो 10th चैप्टर है वो है अर्थ और प्रयोग। तो उसमें भी हम लोग जो वो कई सारे आसन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे आसन क्या होता है, त्रिकोण आसन क्या होता है, जानुशीरासन, नौकासन क्या होता है, मर्कट आसन क्या होता है। इसमें जो वो 10th चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका जो 11th चैप्टर है वो है सफल जीवन हेतु योग नियम। तो उसमें भी जो वो हम लोग कई सारे योग नियमों के बारे में जो वो बात करेंगे। उसमें हम लोग जो नियम के बारे में बात करेंगे, शौच के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सर्वांग पुष्टि के बारे में बात करेंगे, संतोष के बारे में, तप क्या होता है, तपस्या क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपका लास्ट चैप्टर है 12th चैप्टर, वो है मानव उत्थान और ध्यान एवं प्राणायाम, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर है। इसमें भी जो वो हम लोग कई सारे प्राणायाम के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुलोम विलोम, जिसके बारे में आपने जो वो अभी लिखा भी था अपने शब्दों में, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था। अनुलोम विलोम के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान कैसे लगाते हैं, ध्यान करने के क्या लाभ होते हैं, वो सभी जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे कि योगासन करने के बाद जो वो विश्राम क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत कुछ जो वो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। इस वीडियो को एक तो पूरा देखिए। हम लोग जो वो एक प्रकार से आपका जो पूरा सिलेबस है वो जो वो पूरा एक ही वीडियो में जो वो कवर होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 9 को जो आपने पहले तो पूरा पढ़ना है। यहाँ पे मैं सीधा ही अभ्यास के क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा शब्द का अर्थ जो वो स्पष्ट करिए। तो अहिंसा शब्द का जो अर्थ है, ठीक है, वो जो वो आपकी बुक में जो वो दिया गया है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है जैसे अहिंसा यानी मन। अहिंसा का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा न करना ही अहिंसा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हिंसा का मतलब होता है जैसे हिंसा। तो हिंसा कई प्रकार की होती है, तो वैसे इसने बोला कि लड़ाई झगड़ा करना ही न करना ही अहिंसा नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म, ठीक है। तीन बातें आप याद रखिए, मन, वचन और कर्म, ठीक है। कई जो वो जैसे गाली दे देते हैं तो वो भी एक प्रकार से हिंसा होगी, ठीक है। अपने वचन से, अपने मन से, अपने कर्म से, ठीक है, कर्म से तो हुई, लेकिन यहाँ पे वचन और मन भी आपने ध्यान में रखना है कि इन तीनों से जो वो हिंसा न करना ही अहिंसा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मन, वचन, कर्म तीनों से हिंसा न करना ही अहिंसा है, ठीक है। दूसरे शब्दों में जो वो ना हिंसा करो, ना हिंसा के प्रति सोचो, ना मन में जो वो हिंसा का विचार आने दो। आज के युग में जो वो हिंसा का लोप होने के कारण ही अनेक समस्याएं जो उत्पन्न होती है, आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, कलह, द्वेष आदि हिंसा मृत्यु का परिमाण है। अतः हमें जीवन में जो है अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी का भी जो मेन जो भी लक्ष्य था वो था अहिंसा के मार्ग पर चलना, ठीक है। इसलिए तो उन्होंने जो वो कई सारे जैसे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, कई सारे आंदोलन जो वो इन्होंने इसी कारण से वापस लिए, क्योंकि जब वो हिंसा होने लगी तो उनको लगा कि हिंसा से जो वो हम लोग जो वो आजादी नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो ये भी जो वो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है अहिंसा, ठीक है। तो अहिंसा के बारे में अगर लिखने को आए तो आपने लिखना है कि अहिंसा का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा ना करना, ठीक है। अहिंसा का मतलब मन, वचन, कर्म, ये सारा जो आपने लिखना है, ठीक है, अगर अहिंसा के बारे में आपको पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे लिखा है हिंसा से क्या समस्या हो सकती है? तो इसको भी आप जो वो जोड़ सकते हैं यहाँ पे कि हिंसा से क्या-क्या समस्या हो सकती है। यहाँ पे जैसे हमने लास्ट में लाइन पढ़ी कि आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, कलह, द्वेष आदि हिंसा वृत्ति का परिमाण है। ठीक है? अगर आप हिंसा करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, किसी को गाली-गलौज करोगे, तो वो भी एक प्रकार से जो वो आपसे लड़ेगा, ठीक है? तो एक प्रकार से शांति जो वो नहीं होगी। तो मतलब कि एक प्रकार से आतंकवाद फैलेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कलह फैलेगा, ठीक है? तो ये आप जो वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हिंसा से क्या-क्या समस्या हो सकती है, ठीक है? तो इसको जो वो अपने शब्दों में आपने लिखना है। अगर 2 नंबर का है तो कम से कम जो वो 4-5 लाइन जो वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जैसे लिखा है, सत्य बोलने पर हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सत्य बोलना है, गांधी जी ने भी जो वो सत्य का मार्ग चुना था, वो भी हमेशा सत्य बोलते थे। तो आपने भी हमेशा सत्य बोलना है और आपके सत्य बोलने से जो वो आपके व्यक्तित्व पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आगे वाले पेज पर पेज नंबर 53 पर भी मतलब कि पेज नंबर 53 पर ही इसका आंसर लिखा है। देखिए सत्य यानी सच कहना, तो सच बोलने पर जो वो आपके जीवन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, ये यहाँ पे सब कुछ लिखा है। देखिए, विवेकशीलता, मन, वाणी और दृष्टि से किसी भी वस्तु या विषय को जो वो उसी रूप में प्रकट करना सत्य कहा जाता है। अगर पूछा जाए सत्य क्या है? ठीक है, सत्य कैसे बोला जाए? तो आपने बोला है कि अपने विवेकशीलता, मन, वाणी, ठीक है, वाणी वेरी इंपॉर्टेंट है। दृष्टि से किसी भी वस्तु या मतलब जैसी वो दिख रही है, वैसे उसको प्रकट करना। जो आपने किया वही बताना। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाए कि आपने जो वो सुबह खाने में क्या खाया है? ठीक है, अगर आपने चावल-दाल खाया है, तो चावल-दाल ही बताइए। ठीक है, आपने रोटी नहीं बताना है वहाँ पे, तो वही सत्य है। ठीक है, तो ये बोल रहा है किसी भी वस्तु को उसी रूप में प्रकट करना। ठीक है, तो जो भी आपने देखा उसको बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही बताना, तो वही सत्य है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हम सच बोलें तथा तथ्यों से छेड़छाड़ ना करें, तो समाज में जो वो शांति का प्रसार होता है। ठीक है जी, तो याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपके कि सत्य बोलने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम सच बोलें और तथ्यों से छेड़छाड़ न करें तो समाज में शांति रहती है, शांति का प्रसार बना रहता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को यश, सम्मान, बख्शीदी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जो वो इसको 1-2 लाइनें जो वो अपने शब्दों में जो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे सत्य बोलने पर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है अस्तेय किसे कहते हैं? तो अस्तेय क्या होता है, ये भी जो वो यहाँ पे ही लिखा है देखिए। नेक्स्ट जो वो अस्तेय के बारे में ही लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। तो अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ठीक है। आपने भी जो वो जब आप छोटे थे तब जो वो आपने छोटी-मोटी चीज़ें जो वो चोरी की होगी, ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन चोरी यहाँ पे जो वो चोरी नहीं करनी चाहिए कभी भी, ठीक है। तो इसका मतलब जो वो यहाँ पे कुछ और है चोरी का, ठीक है। आपने अपने घर में जो वो कैसे जैसे घर में जो वो फ्रिज में कुछ रखा होता है तो वो जो वो चुरा लिया जल्दी से, ठीक है। या कहीं पे जो वो खाने के लिए है, वो खाने की बात अलग होती है, घर में अलग बात है। लेकिन किसी दूसरे की चीज़ को जो वो चोरी करना, वो बुरी बात होती है, ठीक है? तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, किसी भी पराई वस्तु, देखिए आप लिखा पराई वस्तु, अपनी है तब तो कोई बात नहीं। पराई वस्तु या विषय अथवा कृति को जानबूझकर छुपाना, ठीक है? जानबूझकर छुपाना, अपना बनाकर प्रस्तुत करना। जैसे मान लो आपने जो वो किसी की बुक जो वो ले ली है, ठीक है? मान लो किसी की बुक जो वो आपने ली है, अब आप बोल रहे हैं कि ये जो वो मेरी बुक है, उसकी नहीं है, ठीक है? तो आप जो वो अपना बनाकर उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है? आप जो वो जानबूझकर छुपा रहे हैं उसको, ठीक है? जानते हुए भी। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है? नहीं पता है कि किसकी है, ठीक है? आप भूल चुके हैं कि किसकी है तो अलग बात है। जानबूझकर छुपाना वो चोरी कहलाती है, ठीक है? तो आज चोरी की समस्या विकट है, इसके बारे में आप लिखते हैं यदि हम लोभ और लालसा का त्याग करें, सादा जीवन, उच्च जीवन आदर्श गांधी जी की तरह अपनाएँ तो चोरी की आदत से मुक्ति मिल सकती है। तो आपको अगर पूछा जाए कि चोरी की आदत से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो आपने बोलना है कि यदि हम लोभ, लालसा अ, का त्याग करें, सादा जीवन, उच्च विचार रखें, आदर्श गांधी, जो गांधी जी हैं उनकी तरह जो वो अपना जीवन को अपनाएँ, तो चोरी की आदत से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चोरी के बारे में आप लिखते हैं। अस्तेय के बारे में जो वो यहाँ से आप लिखते हैं कि अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। किसी भी चीज़ को जो वो जानबूझकर छुपाना या अपना बनाकर प्रस्तुत करना ही चोरी है। ठीक है, तो इसके में जो वो 2-3 लाइनें जो वो आप लिखते हैं। 1-2 जो वो एग्ज़ाम्पल भी आप दे कर के जो वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट लिखा है अपरिग्रह का पालन न करने से समाज में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह का पालन न करने से क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर भी यहाँ पे ही दिया हुआ है देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कहीं पे, देखिए यहाँ जैसे लिखा है अपरिग्रह का अभाव है, ठीक है? अपरिग्रह अति संचय न करना, अपनी मूल आवश्यकताओं से अधिक अन्न, धन और वस्तुओं का संचय न करना अनुचित है, क्योंकि जब व्यक्ति जो वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के लिए जो वो विविध साधनों को जुटाने का प्रयास करता है, तब सीमित आय से जो वो काम नहीं चलता है। इसी कारण जो वो भ्रष्टाचार फैलता है, चोरियाँ होती है, हत्याएँ होती है। तो मेन कारण जो वो यहाँ पे अपरिग्रह ही है। मतलब कि अपरिग्रह का मतलब है कि अति संचय, मतलब कि ज़्यादा इच्छाएँ ना रखना, ठीक है? जो मिल रहा है उसको जो वो एडजस्ट करिए, ठीक है? तो अपनी ज़्यादा इच्छाएँ ना रखो, इच्छाएँ रखना कोई जैसे बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना आपके बस में हो सकता है उतना ही,
ठीक है? तो जैसे यहाँ पे लिखा है अधिक धन, धन की वस्तुओं का संचय करना, क्योंकि जब व्यक्ति जो वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के लिए जो वो विभिन्न साधनों का जुटाने का प्रयास करता है, तब जो वो सीमित आय से जो वो काम नहीं चलता है। अब आप बोलेंगे कि मुझे जो वो हेलीकॉप्टर में बैठना है, ठीक है? हेलीकॉप्टर में बैठना है, तो आप जो वो अपने जो भी मान लो आपकी जो वो आय बहुत कम है हेलीकॉप्टर में बैठने की आपकी अभी है नहीं, ठीक है? मतलब कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है? तो आप जो वो क्या करेंगे? तभी जो वो चोरियाँ करेंगे, भ्रष्टाचार फैलेगा, हत्याएँ करने लगेंगे, ठीक है? तो ये इसी के कारण फैलता है, इसलिए जो वो ये हो रहा है कि परिग्रह क्या होता है? परिग्रह का मतलब है अति संचय न करना, ठीक है? तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अपनी उन्हीं वस्तुओं का संग्रह करें जिनसे हमारी मूल आवश्यकताएँ जो वो पूरी हो, समाज में जो वो सामंजस्य बना रहेगा, गरीबी और अमीरी की खाई जो वो घटेगी, समाज में भ्रातृत्व सहयोग एवं प्रेम बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में ये तो नहीं लिखना है, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि परिग्रह क्या होता है, कैसे जो वो इसको मतलब कि कैसे जो वो इसको जो वो अपनाया जा सकता है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज नेक्स्ट जो वो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लिखा है खाली स्थान की पूर्ति करो। धृति शक्ति विकास क्रिया से क्या विकास होता है? तो धृति शक्ति विकास क्रिया क्या होती है? पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि धृति या तो बुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है? बुद्धि शक्ति या धृति शक्ति विकास क्रिया जो वो एक ही है। इसमें क्या करते हैं देखिए यहाँ पे जैसे ये जो वो कोई यहाँ पे खड़ी हुई है लड़की, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी जो टाँगें हैं देखिए एकदम सटी हुई है और पैरों के बीच में जो वो आपने थोड़ा-सा फासला रखना है। कम से कम 6 इंच का जो आपने फासला रखना है। ऐसा नहीं कि दोनों पैरों को इकट्ठे मिला दिए, ठीक है? ऐसा नहीं 6 इंच का जो फासला रखें। फिर जो वो हाथों को शरीर से देखिए यहाँ पे सटा के रखा हुआ है, ठीक है? हाथों को शरीर से आपने सटा कर रखा है, टाँगों के साथ ऐसे सटा कर रखा है। तो वैसे ही आपने लिखते भी जाना है कि क्या-क्या होता है, ठीक है? सटा कर रखें। इ इसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि इससे क्या लाभ होता है, ठीक है? तो वो भी हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि करते कैसे हैं इसको, ठीक है? तो हाथों को सटा कर रखें। फिर जो अपनी देखिए बिल्कुल सीधी गर्दन ऊपर की ओर रखें पहले, ठीक है? बिल्कुल सीधे, आँखें खुली और गर्दन को जो वो पीछे की ओर मोड़ना है। आँखें खुली रखनी है, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ा है देखिए और अपने जो नाक के नथुने हैं, ठीक है? वहाँ से जो वो ज़ोर से श्वास छोड़ना है, भरना है, अंदर लेना है और भरना है, ठीक है? तो इस क्रिया से जो वो मतलब कि एक कंटिन्यूटी में आपने करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम से ज़्यादा, ठीक है? एक कंटिन्यूटी में रखना है, जैसे अंदर साँस लिया, फिर छोड़ा, फिर जो वो साँस लिया, छोड़ा, ठीक है? ऐसे आप जो वो करते रहें। तो इसके क्या लाभ होते हैं, ठीक है? तो लाभ भी जो वो यहाँ पे लिखे हैं देखिए यहाँ पे पूछा है कि गुरुजी इस क्रिया के क्या लाभ हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि इस क्रिया से बुद्धि और धैर्य आदि गुणों का विकास होता है। बुद्धि और धैर्य आदि गुणों का विकास होता है, भूलने की बीमारी का जो वो उपचार होता है। अगर आपको भी भूलने की बीमारी है, तो आप इसको जो वो डेली किया करें। मैं बोलता हूँ कि आप जो वो कोई भी चीज़ें मतलब कि धीरे-धीरे आपको जो वो याद रहने लगेगी, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे लिखा है देखिए धृतीय शक्ति विकास क्रिया या बुद्धि शक्ति विकास क्रिया से किसका विकास होता है? तो बुद्धि का विकास होता है। या आप लिख सकते हैं बुद्धि तथा धैर्य आदि गुणों का विकास होता है। आप अगर बुद्धि भी लिखेंगे तो भी ठीक होगा, ठीक है? तो बुद्धि जो भी आपने पहले लिखा है उसको ही लिखें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बुद्धि का विकास होता है या बुद्धि या धैर्य आदि गुणों का जो वो विकास होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे स्मरण शक्ति विकास क्रिया। तो ये जो स्मरण शक्ति विकास क्रिया है इसको करते कैसे हैं? तो पहले तो देखते हैं कि ये होता क्या है स्मरण शक्ति विकास क्रिया जो वो होती क्या है उसके बारे में जो वो इसके लाभ को जो वो हम लोग मतलब कि इससे किसका विकास होता है वो देखेंगे, ठीक है? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है स्मरण शक्ति विकास क्रिया, ठीक है? तो इसको जो वो कैसे करते हैं? पहले तो देखिए यहाँ पे लड़का है, बिल्कुल सीधे हाथों को फिर से जो वो अपनी टाँगों के साथ सटा के रखा है, ठीक है? अपने पैरों को जो वो वैसे ही मिलाकर रखना है थोड़ा-सा 6 इंच का जो वो फासला बीच में रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे इसने बोला है कि अपने दृष्टि को अपने पैरों से लगभग 5 फुट की दूरी पर केंद्रित करें। तो यहाँ पे ये इसकी आँखें हैं, ये जो वो यहाँ पे 5 फीट की दूरी पर जो वो देखें, ऐसा नहीं बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ देखना है थोड़ा-सा झुक करके, ठीक है? केंद्रित करना है और दृष्टि को केंद्रित करते हुए गर्दन ना झुकाएँ। गर्दन नहीं झुकानी है, ठीक है? ध्यान रखें यहाँ पे गर्दन बिल्कुल सीधी, पैरों से 5 फुट दूरी कितनी हुई? जैसे जितनी आपकी डिस्टेंस जितनी आपकी हाइट है उतनी जो वो आगे की तरफ 90 डिग्री बना लो। यहाँ जैसे जो आपने नज़रें जो वो झुका के देखना है यहाँ पे, ठीक है? नज़रें झुका के देखना है, गर्दन नीचे नहीं करनी है। गर्दन नीचे ना झुकाएँ, सिर्फ़ दृष्टि को केंद्रित करते हुए वहाँ पे ध्यान दें, ठीक है? और अपने जो भी जैसे माथे का जो तिलक जहाँ पे लगाते हैं भौहों के मध्य में जो वो आपने अपना ध्यान केंद्रित करना है। और 10 से 15 बार जो वो इस क्रिया को श्वास भरते और छोड़ते बार जो वो करना है, ठीक है? मतलब वहाँ पे देखना है फिर साँस लेना है, साँस छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, ठीक है? तो वैसे ही जो आपका इसी को बोलते हैं स्मरण शक्ति विकास क्रिया, ठीक है? इससे हमारे क्या होती है स्मरण शक्ति का विकास होता है, बुद्धि और स्मरण शक्ति का विकास होता है, ठीक है? और हमारी जो विस्मृति की समस्या है वो जो वो हल हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा
यहाँ पे लिखा है कि स्मरण शक्ति विकास क्रिया से डैश का विकास होता है, तो स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पे स्मरण शक्ति हो जाएगा, स्मरण शक्ति से स्मरण शक्ति का विकास होगा, द्वितीय शक्ति से बुद्धि का विकास होगा। नेक्स्ट है पिंडली शक्ति। तो पिंडली शक्ति क्या होता है वो देखते हैं पहले। तो पिंडली शक्ति से किसका विकास होता है, इसको जानने से पहले देखते हैं कि ये करते कैसे हैं, ठीक है। तो आपने साथ साथ में करना भी है, ठीक है। तभी जो वो आपको पेपर के टाइम जो वो ये सभी बातें जो वो याद रहने वाली है। तो पिंडली शक्ति में देखिए पहले तो ऐसे जो वो जो इसके जानू है, ठीक है, तो उनको जो वो कैसे जो वो सटा के रखा है। पैरों को भी देखिए कैसे जो वो मिला के रखा है, ठीक है, थोड़ा-सा जो फासला भी रखना है आपने, ठीक है। तो ऐसे जो वो आपने बैठना है और हाथों को जो वो कैसे मुट्ठी बंद करके जो वो आगे की तरफ किया हुआ है, ठीक है। और गर्दन सीधी, नज़र बिल्कुल सीधी आगे की तरफ रखी है। तो इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपने वैसे ही जो पैरों को परस्पर मिलाना है, ठीक है। पैरों से सिर तक का जो भाग है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और मुट्ठी बांध कर जो वो आपने ऐसे आगे की तरफ करना है, ठीक है। गर्दन को जो वो मतलब कि आराम की अवस्था में रहने देना है, बिल्कुल गर्दन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है। और दोनों दोनों नासिकाओं से आपने जो धीरे-धीरे श्वास अंदर भरना है, सांस अंदर भरना है, छोड़ना है, अंदर भरना है, छोड़ना है, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे पैरों की जो एड़ियाँ है वो ज़मीन से सटी रहे, वो जो ऊपर नहीं, और दोनों घुटने जो वो आपस में मिले हों यहाँ पे, दोनों घुटने आपस में मिले रहते हैं ऐसे। ठीक है? और जो आपके हाथ हैं वो जो वो समानांतर होने चाहिए। समानांतर मतलब वो बिल्कुल ऐसे, ऐसे नहीं कि ऐसे मिला दिया, नहीं। ऐसे, ऐसे बिल्कुल समानांतर आगे की तरफ जो वो होने चाहिए। ठीक है? और हाथ जो वो फिर नीचे ले जाना है, हाथों को फैलाने के पश्चात जो वो, ठीक है? मतलब कि साँस लेना है धीरे-धीरे। 10 से 15 बार इसको करना है। सॉरी, थकावट भी इससे जो वो दूर हो जाएगी। आपकी जो पिंडलियाँ हैं, ठीक है? उनको मजबूती मिलेगी और ब्रह्मचर्य जो वो पुष्ट होगा। ठीक है? तो इससे जो वो किसका विकास होता है? तो इससे जो वो हमारे पिंडलियों का विकास होता है। पिंडलियों का जो रोग होता है, पिंडली कहाँ पे होती है? जैसे आपका जो जाहनू होता है, ठीक है? वहाँ पे जो गोल-गोल होता है, जब कभी आप जो वो टाँगों को जो वो इकट्ठे कर देते हैं, वो जो वो गायब हो जाता है। जब आप सीधे रखते हो तो वो जो वो आ जाता है, ऐसे आप इसको हिला भी देते हो, ठीक है? तो वही है पिंडलियाँ, ठीक है? तो पिंडलियों में दर्द होता है, ठीक है? तो इसके लिए जो वो हम लोग पिंडली शक्ति विकास क्रिया करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था पिंडली शक्ति विकास क्रिया से डैश रोग में लाभकारी है। तो पिंडली के रोग में लाभकारी है। पिंडली के रोग में लाभकारी है। तो आप लिखिए पिंडली के रोग में लाभकारी है, बस। ठीक है, इतना सा। तो यहाँ पे हमारा जो एक चैप्टर है वो जो वो कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 अध्याय 10 आसन अर्थ एवं प्रयोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आसन किसे कहते हैं? ठीक है, आसन किसे कहते हैं? इसमें इस चैप्टर में भी काफी अच्छे अच्छे आसन है, जैसे त्रिकोण आसन किसे कहते हैं, जानु सिरासन, नौकासन, मरकट आसन, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आसन होता क्या है। तो आपकी बुक में जो वो फर्स्ट ही पेज नंबर पर जो वो पेज नंबर शायद 63 है। ठीक है, यहाँ पर ही लिखा है आसन के बारे में। तो आसन क्या होता है देखिए, आसन क्या है यहाँ पे लिखा है, इसका उत्तर स्पष्ट है। इस आसन जो वो शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना जो वो आसन कहलाता है। शरीर को विशेष स्थिति, जैसे मान लो आप खड़े हो गए हैं, हाथों को जो आपने आगे की तरफ किया हुआ, दोनों को जो वो पैरेलल हाथों को जो वो रखा हुआ है, ठीक है। तो आप वैसे ही खड़े हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है, आप ना हिल रहे हैं तो उसको आसन बोलेंगे। एक विशेष स्थिति में रखना ही आसन जो वो कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आसन में शरीर का स्थिर व सुखमय स्थिति में होना आवश्यक है, ठीक है। स्थिर जो वो मतलब कि अच्छे से होना, आपका शरीर तंदुरुस्त और बिल्कुल स्वस्थ होना जो वो जरूरी है, तभी जो वो आसन आप कर सकते हैं। आसन द्वारा शरीर की विभिन्न आकृतियां बनाई जा सकती है, ठीक है, जैसे पक्षियों, पेड़ों की, पशुओं, पर्वत, धनुष आदि की जो वो आकृति बनाई जाती है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे नौकासन के बारे में, वहां पे जो वो नौका जैसे होती है, नौका, ठीक है, जो बोट होती है, तो उसके आकार के जो वो हम लोग अपनी बॉडी की शेप बना लेते हैं, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का आसन है, ठीक है। हर आसन की विशिष्ट स्थिति होती है, स्वरूप और प्रभाव होता है। इससे शरीर के अब सभी अंग जो वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। विभिन्न अंग जो वो प्रभावित होते हैं। इसके बारे में अगर और भी लिखना हो तो आगे वाले पेज पर भी लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि पतंजलि ने जो वो योग दर्शन नामक पुस्तक, तो पतंजलि ने जो वो कौन सी पुस्तक लिखी है, इसको भी आप याद रखिए, योग दर्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इसने जो वो अपनी परिभाषा दी है आसन की। तो यहाँ पे लिखा है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता व सुखद स्थिर आसन के मुख्य गुण है। तो इस लाइन को भी आप लिख सकते हैं जब आसन के बारे में आपको पूछा जाए, ठीक है। तो सब कुछ जो आपकी बुक में दिया गया है, यहाँ पे जो वो कहानी जैसे सुनाई गई है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आसन के बारे में है, आपको जो वो अपनी लैंग्वेज में लिखना है आसन, या एक दो एग्जांपल जैसे नौकासन है, एक दो एग्जांपल जो वो आप इसके दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन की विधि क्या है? त्रिकोण आसन क्या होता है? देखिए नाम से पता चला है, त्रिकोण मतलब कि तीन कोण, जैसे त्रिभुज होती है ना, त्रिभुज, त्रिभुज जो ट्रायंगल होती है, ठीक है, उसमें तीन कोण होते हैं, तीनों साइड, तीन साइड होती है, तीन कोण होते हैं, तीन इसके वर्टिसेस होते हैं, तीन एजिस, तीन किनारे होते हैं इसके, ठीक है। तो वैसे ही कि इसको बोलते हैं शीर्ष,
जो भी मैं यहाँ पे वर्टिसेस बोल रहा हूँ वो जो वो शीर्ष होते हैं, ठीक है? और जो मैं यहाँ पे एजेस बोल रहा हूँ वो जो किनारे होते हैं। तो वैसे ये बोल रहा है कि त्रिकोण आसन करने की विधि विधि लिखनी है। तो देखते हैं क्या होती है इसकी विधि, कैसे करते हैं इसको? तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक लड़की है जो त्रिकोण आसन जो वो यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है? तो कैसे जो वो टाँगे होनी चाहिए, टाँगे जो वो आपकी बिल्कुल खुली हुई होनी चाहिए, ठीक है? स्पेस होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है? तो टाँगों को फैलाकर, दोनों पैरों को फैलाकर जो वो खड़े होना है, ठीक है? सबसे पहले, तो वही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिकोण का अर्थ भी आप लिख सकते हैं इसमें 3 कोण, ठीक है? त्रिकोण का अर्थ होता है 3 कोण, ये भी लिख लिया। फिर लिख लिया सबसे पहले जो वो अपने पैरों को जो वो फैलाकर खड़े हो जाएँ, दाहिने हाथ, जैसे इसका दाहिना हाथ, ये जो वो इसका शायद बायाँ हाथ है, ठीक है? सॉरी, दाहिना बायाँ हाथ है, सॉरी, ठीक है? तो इसको आप देखिए, बायाँ हाथ ऊपर किया है और एक हाथ जो दायाँ हाथ है इसने जो वो अपना नीचे जो वो अपने बाएँ पैर के साथ जो वो यहाँ पे लगाया है, ठीक है? तो याद रखिए, दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठाना है और भुजा जो वो अपनी सीधी रखनी है, बिल्कुल सीधी, हाथ को बिल्कुल ऊपर की ओर रखना है। सिर के बाईं ओर की कमर को जो वो अंदर की ओर करते हुए, सिर के बाईं ओर की दूसरे ओर की जो कमर है, ठीक है? उसको जो अंदर की ओर करते हुए अपने बाएँ पाँव को जो वो छूने का प्रयास करें। इसको आप ऐसे समझिए, जब आप इस हाथ को उठाएँगे तो दूसरा हाथ जो वो आपके इस पैर पर ल जो वो लगना चाहिए। मतलब कि अगर बायाँ हाथ हो तो दाएँ पैर पर, दायाँ हाथ हो तो बाएँ पैर पर, ठीक है? तो ऐसे जो वो आपने इसको टच करना है पैर के साथ। ए बिल्कुल सीधा होना चाहिए ऊपर की ओर। फिर जो वो आपने ए हाथ नीचे लाना है, ठीक है? ए हाथ नीचे, इस दूसरे टाँग पर, और ए हाथ फिर ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है? तो मतलब कि अगर नहीं हो पाएगा तो जो वो आप थोड़ी-थोड़ी, थोड़ा-थोड़ा करके जो वो उसको छूने का प्रयास करें, और कुछ देर रुक कर के जो वो आपने फिर से जो अपनी फिर से मतलब कि रिलैक्स हो जाना है। ठीक है? कुछ देर वो यहाँ पे रुकना है, फिर रिलैक्स हो जाना है। तो यहाँ पे देखिए 3 कोण जैसे बन रहे हैं। जैसे ये जो वो एक ट्रायंगल जैसी आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं। तभी तो इसको, इसका नाम पड़ा त्रिकोणासन। ठीक है? तो ऐसे आपने करना है। जो भी मैंने बताया वही लिखना है। अगर आपको विधि बोली जाए तो वही लिखनी है आपने। 3-4 पॉइंट्स में लिखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानु-शिरासन। तो जानु-शिरासन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसने पूछा है लाभ, ठीक है? जो भी पूछा जाए वही लिखना है सिर्फ। तो लाभ पूछा है, तो पहले तो पता होना चाहिए कि जानु-शिरासन होता क्या है, फिर तो उसके लाभ भी जानेंगे, ठीक है? करते कैसे हैं वो भी पता होना चाहिए, करते कैसे हैं और करना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक निर्देश भी लिखा है, आवश्यक निर्देश यहाँ पे ऊपर लिखा है शायद, यस। तो देखिए, जिन व्यक्तियों को कमर और गर्दन में दर्द रहता है वो यह आसन ना करें, क्योंकि जिनको पहले से ही दर्द है उनको जो वो दर्द ज़्यादा होने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत जो दर्द जो वो आप यहाँ पे आपको सहन करना पड़ेगा। देखिए, पहले तो आपने एक टाँग को जो वो कैसे जो वो इकट्ठा किया हुआ है, फिर जो वो एक आगे की तरफ रखनी है। फिर जो वो ये आपके पंजों से जो ये हाथ जो है वो आपने ये जो पैर का पंजा है इसको जो हाथों से पकड़ना है। ठीक है? आप धीरे-धीरे करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि नहीं पकड़ पाते हैं, तो धीरे-धीरे कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि झटके से करना है, ज़ोर से और पकड़ लिया, ठीक है? ऐसे नहीं करना है, आराम से करना है। जितना आराम से करोगे तभी जो वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। धीरे-धीरे होगा। अगर आज नहीं कर पाए तो कल फिर से कोशिश करिए। 2-3 दिन आप ट्राई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा जानु-शिरासन। तो इससे क्या लाभ होते हैं देखिए, एक तो आपका जो पेट है, अगर बड़ा हुआ है, ठीक है? पेट थोड़ा-सा आपका बड़ा हुआ है, मोटे हो, तो जो आप इस आसन को जो वो करिए, आपको जो पेट कम करने में जो मदद मिलेगी। सिर दर्द, सिर में दर्द है, तो उसके लिए भी है। लंबाई बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी है। तो आपने जो वो यहाँ पे 3 लाभ लिखिए, पॉइंट में लिखिए, यहाँ पे ऐसे लिखा है पॉइंट में। तो एक तो बड़ा हुआ पेट जो वो कम हो जाएगा इससे, क्योंकि देखिए जैसे आप आगे की ओर झुकेंगे, तो आप पेट के बल पर जो वो पेट पर जो बहुत बल लगेगा, ठीक है? अंदर की ओर जाएगा पेट, ठीक है? तो पेट कम होगा एक तो, सिर दर्द हो किसी को तो इसको करिए, ठीक है? लंबाई अगर बढ़ानी हो, किसी की हाइट कम है, तो जो वो इस आसन को करिए, ठीक है? तो ऐसे आपने करना है, इसकी विधि भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकासन की विधि। तो नौकासन से पता चला है नौकासन की विधि लिखा है, मतलब कि कैसे करते हैं इसको वो लिखना है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं नौकासन, देखिए कैसे किया हुआ है। पहले तो अपने पेट के बल जो वो लेट जाना है, ठीक है? तो पेट के बल लेटना है, फिर जो वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, ठीक है? आपकी गर्दन जो बिल्कुल आगे की तरफ, पैर जो वो ऐसे, फिर जो वो अपने हाथों को, गर्दन को जो वो ऊपर की ओर उठाना है और अपने टाँगों को ऊपर की ओर उठाना है। इसको भी धीरे-धीरे करना है, एकदम से करने की इसको आवश्यकता नहीं है। धीरे-धीरे करेंगे तभी जो वो आप अच्छे से जो वो कर पाएँगे। ठीक है? तो ऐसे जो वो नौका की तरह जो वो ये बन गया देखिए, ठीक है? इसके अंदर जैसे बैठते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो वो इसका नाम पड़ा फिर नौकासन। ठीक है? तो कैसे-कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है देखिए, पेट के बल लेट जाएँ, दोनों हाथों के आगे की ओर जो वो समानांतर रूप से फैलाएँ। इसके बाद जो वो दोनों टाँगों को ऊपर की ओर 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री इतना सा होता है, 30 डिग्री इतना सा। तो इतना आपने ऊपर उठाना है, गर्दन को भी, हाथों को भी और पैरों को भी। अगर थोड़ा-थोड़ा एंगल जो बढ़ाते जाएँगे डेली, तब जो आप अच्छे से कर पाएँगे। ठीक है? नाभि वाला हिस्सा ही ज़मीन को छुए, जहाँ पे आपकी नाभि है, उस हिस्से को ही ज़मीन पर छूना है। मतलब कि पेट ही आपका नीचे होना चाहिए, बाकी टाँगे और गर्दन ऊपर होनी चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे आपने रुकना भी है थोड़ा-सा, ये भी लिखना है कि यहाँ पे इस अवस्था में थोड़ी देर रुकें, फिर जो विश्राम अवस्था में आ जाएँ, फिर रिलैक्स हो जाएँ।
ठीक है? इसके लाभ भी आपको पता होना चाहिए। एक शरीर जो वो हल्का-फुल्का हल्का फुर्तीला बनता है। फेफड़ों के रोग जो वो दूर हो जाते हैं। गला, पेट, कंधे, पाँव आदि की मांसपेशियों का रक्त संचार जो वो उत्तम गति से होता है। पर ध्यान रखें खाना खाने के बाद जो वो इसको ना करें। ठीक है? ज़्यादातर आसन जो वो ऐसे होते हैं भूखे पेट ही करने चाहिए। ठीक, कुछ एक जो छोटी-मोटी क्रियाएँ होती हैं वो जो वो आप खाने के बाद कर सकते हैं, लेकिन ये जो आसन होते हैं वो जो वो भूखे पेट ही किए जाते हैं और करने भी चाहिए। ठीक है? इस तरह पेट की अनावश्यक जो चर्बी है वो भी घटती है। तो पिछले वाला जो हमने पढ़ा था वो भी पेट को कम करने के लिए है, तो ये भी एक प्रकार से पेट को कम भी करता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का नहीं इस चैप्टर का। तो यहाँ पे लिखा है मर्कट आसन किस रोग से मुक्ति दिलाता है? तो मर्कट आसन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, फिर तो मुक्ति के बारे में लिखेंगे। देखिए ये जो आसन है वो बहुत अच्छा आसन है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा आसन जो वो ही लगता है। देखिए पहले तो जो वो पीठ के बल जो वो लेट जाना है, ठीक है? फिर अपने हाथों को फैलाना है, एक हाथ जो वो इस साइड और दूसरा हाथ जो वो इस साइड, ठीक है? अपनी टाँगों को जो है ऐसे इकट्ठे करते हुए पाँवों को जो पीछे लेते हुए और ये पीछे मतलब कि ऐसे झुकाते हुए जो वो ऐसे दूसरी साइड और पैर हाथों को इस साइड और गर्दन देखिए किस साइड है। फिर जो वो ए वाली जो इस साइड होगा, तो गर्दन जो वो दूसरी साइड होगी, ठीक है? तो ऐसे ही इस आसन को जो वो पहले तो भूमि पर सीधे लेट जाना है। फिर दोनों भुजाओं को जो वो दाईं-बाईं की तरफ जो वो आपने फैला देना है, ठीक है? ऐसे आपने लिखना है और दोनों टाँगों को घुटनों से मोड़कर, ठीक है? दोनों टाँगें देखिए घुटने से मुड़ी हुई है और पाँवों के तलवों को ज़मीन पर स्थिर रखें, ठीक है? इनको जो वो ज़मीन पर रखें, ऐसा नहीं कि ऊपर उठा दिया, नहीं ज़मीन पर ही रखना है और घुटनों को मिला के रखना है, ठीक है? घुटनों को मिला के रखना है और जो टाँगे हैं दाईं दिशा की ओर, गर्दन बाईं की दिशा की ओर। टाँगे हैं बाईं दिशा की ओर, तो गर्दन दाईं की दिशा की ओर होनी चाहिए। अगर गर्दन जो वो बाएँ हो, तो टाँगे जो वो दाईं दिशा की ओर कर लीजिए। ठीक है? ऐसे जो आप चेंज करते रहिए, दिशा बदलते रहिए, ठीक है? तो उसके बाद जब आप श्वासन की मुद्रा में जो विश्राम करें, ठीक है? तो शवासन सॉरी, इसके बाद मतलब इसको करने के बाद जो वो शवासन करना है। शवासन का सीधा-सा मतलब होता है आप जब ऐसे लेट जाइए, टाँगों को फैला करके ऐसे पड़ जाइए जैसे कि जो मुर्दा होता है, जो मरा हुआ शरीर होता है, ठीक है? वैसे जो वो लेट जाइए, बड़ा आपको आराम जो वो फ़ील होगा। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन। तो यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे जो वो क्वेश्चन नंबर 5 में मर्कट आसन किस रोग से मुक्ति दिलाता है? तो याद रखिए ये जो वो जैसे कमर की जो ये होती है कमर की जो बीमारियाँ होती हैं, ठीक है? इसको जो वो एक तो दूर करता है, ठीक है? एक स्लिप डिस्क जो रोग होता है, ठीक है? स्लिप डिस्क जो रोग होता है, उसको जो वो दूर करने में बहुत सहायता करता है, ठीक है? तो याद रखिए किस रोग, तो मैंने बता दिया एक तो स्लिप डिस्क, ठीक है? तो इसको आप याद रखिए और पेट और नाभि के कई सारे जो वो रोगों को जो वो दूर करने में सक्षम है। तो आप याद रखिए एक तो स्लिप डिस्क हो गया और एक जो वो पेट और नाभि के सभी रोगों को दूर करने में जो वो सक्षम है। तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में जो वो चैप्टर नंबर 11 है सफल जीवन हेतु योग नियम। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नियम किसे कहते हैं? तो कुछ नियम पता होने चाहिए जब आप योग कर रहे हैं, तो योग के नियम पता होने चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे ही करने लगे कुछ भी, ठीक है? तो वो आपको पता होने चाहिए पहले, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो नियम किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए पहले। तो नियम क्या होते हैं इसके बारे में भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है नियम का संबंध है उन साधनाओं व निर्देशों से जो कि मानव हित और व्यक्तित्व विकास में जो वो सहायक होते हैं। स्वस्थ सुंदर व विवेकशील जीवन में अनुशासन का समावेश, जब आपको नियम पता होंगे तो आप अनुशासन में रहेंगे, ठीक है? तो अनुशासन का जो समावेश होता है, तो वो ही नियम मतलब कि अनुशासन जो वो नियम ही करवाते हैं। स्वस्थ व सुंदर समाज के निर्माण के लिए आपको इन नियमों के बारे में जानना चाहिए। तो नियम क्या होते हैं आपको बता दिया, नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में आप लिखते हैं। नियम क्या क्या होने चाहिए वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तप क्या है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तप क्या है? तपस्या क्या होती है? तप जो वो कैसे करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी आपके चैप्टर में लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे आपने तपस्या के बारे में सुना होगा, ठीक है? मतलब कि वो जो वो अपनी इच्छा से होता है तप। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला तो आप तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, किसी ने बोला कि आप ऐसे बैठ जाइए, आपने कुछ भी नहीं खाना-पीना है, ऐसा नहीं होता है। अपनी इच्छा से होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है जैसे स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से। गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे भूख हो, प्यास हो, कष्ट है, उसको सहन करने की जो शक्ति होती है, ठीक है? उसको सहन करने का जो प्रयास है, ठीक है? उसको तप बोलते हैं, ठीक है? तो गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, कष्ट आदि को सहन करके किसी सार्थक उद्देश्य, कोई आपका उद्देश्य होना चाहिए, आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? जो भी आपका सार्थक उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति का जो वो नित्य प्रयास करना, ठीक है? तो वही जो वो तप कहलाता है, ठीक है? व्यापक अर्थों में जो वो अगर बोला जाए तो तप का अर्थ होता है सहजता, सरलता,
सहज जीवन यापन करना। तप सहनशीलता से ही संभव है। ठीक है, सहनशीलता होनी चाहिए तभी जो वो संभव है। मानव परिस्थितियों के अनुरूप ढले व सहजतः सुख दुख को स्वीकार करे, वह भी तपस्वी कहलाता है। ठीक है, मानव परिस्थितियों के अनुरूप, ठीक है, जो भी ढल जाए, ठीक है, वो भी तपस्वी भी कहलाता है। इसको भी आप लिख सकते हैं। हर मानव को तप करना चाहिए प्रभु के ध्यान हेतु, तप जो वो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि तप या ध्यान जो वो कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम स्कूल में थे तब आपको मैंने बताया था कि ध्यान जो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमने जो वो ध्यान भी लगाया था क्लास में, तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए ध्यान कैसे लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है संतोष किसे कहते हैं, संतोष क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में लिखा है संतोष क्या होता है। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है कि हमारे मानव कल्याण के लिए क्या-क्या आवश्यक है। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, 5 नियम मानव के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है। एक शौच, एक संतोष, एक तप जिसके बारे में अभी डिस्कस किया, एक स्वाध्याय, एक ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो शौच यहाँ पे लिखा है, संतोष के बारे में भी क्वेश्चन है, संतोष पहले पढ़ेंगे, फिर शौच के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौच के बारे में देखते हैं शौच क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए संतोष, संतोष का मतलब है यानी संतुष्टि, संतुष्टि नहीं मिली आपको तब तक। ठीक है, संतोष मतलब संतुष्टि। यदि मानव के पास संतोष रूपी धन नहीं है, मतलब कि संतुष्टि नहीं है उसके जीवन में, तो वह धनवान होते हुए भी कंगाल है। जैसे मान लो कोई किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है, तो वो जो वो कंगाल है। वो जो वो धनवान होते हैं वो भी कंगाल है। ठीक है, मानव में जो भौतिक वस्तुओं, जैसे मान लो कोई गरीब है लेकिन उसको खाना पीना जो वो टाइम पर मिल रहा है, अच्छे से स्वस्थ है, ठीक है, संतुष्ट है अपनी लाइफ से, तो जो वो धनवान तो नहीं है, लेकिन वो जो वो संतुष्ट तो है, संतोष है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे। भौतिक वस्तुओं व माया के प्रति जो वो आकर्षित करने वाला मानव संतोष की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसी कारण जो वो प्रायः अपराध होते हैं, झगड़े, दंगे, समस्या आदि जो वो उत्पन्न होती है। तो यदि मानव जो वो अपने चित्त पर नियंत्रण करे, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करे, ठीक है, इच्छाओं के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है, इच्छाओं के बारे में नियंत्रण करें, उपलब्ध वस्तुओं व वर्तमान स्थिति में संतोष प्राप्ति करे, उसका कल्याण जो वो निश्चित है। तो संतोष का मतलब होता है संतुष्टि। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, संतोष कैसे मिल सकता है अपने शब्दों में जो इसको लिख सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौच क्या होता है। ठीक है, तो देखिए शौच आपको दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिया है। एक लिखा है आंतरिक शौच, आंतरिक जो हम लोग जो वो अंदर से बाहर छोड़ते हैं, जो भी शौच हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आंतरिक शौच होती है, एक बाह्य शौच होती है। तो शौच का जो सॉरी शौच का जो अर्थ होता है वो होता है पवित्रता व स्वच्छता। सॉरी, मैंने यहाँ पे जो गलती से उल्टा बोल दिया। आंतरिक शौच वो होती है जो अंदर से, मतलब कि आपका जो मन है, अंदर से जो आपकी स्वच्छ होना चाहिए आपका शरीर। ठीक है, मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाह्य शरीर की स्वच्छता जल से होती है, जो बाहर वाला बाहरी जो स्वच्छता होती है वो जल से होती है। ठीक है, जैसे आप डेली नहाते हैं तो आप जो वो स्वच्छ रहते हैं, तो वो जल से जो वो हो रही है, वो जो वो बाहरी शौच है। लेकिन जो आंतरिक शौच है वो जो वो अंदर से आपके अंतर्मन विचारों की शुद्धता और पवित्रता होती है। तो इसको आप याद रखिए, जो आंतरिक शौच होती है उसमें उसका मतलब है कि जो जो अपने जो विचार अपन आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे विचार आ रहे हैं, शुद्ध विचार आ रहे हैं, ठीक है, अंदर से आपकी जो इच्छाएं है वो जो वो बहुत अच्छी है, ठीक है, शुद्ध मन है, शुद्ध विचार है, तो वो जो वो एक आंतरिक शौच होती है। बाह्य शौच तो आपको पता है। ठीक है, तो दोनों ही जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आंतरिक शौच का उद्देश्य आता बहुत आवश्यक है, मानव इन दोनों को जो वो अपनाए। तो यहाँ पे संतोष भी हो गया। संतोष मतलब कि संतुष्टि, और शौच का अर्थ भी हमने जान लिया, दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। नेक्स्ट है स्वास्थ्य का बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है, और इस पर प्रावधान का क्या अर्थ है। तो स्वास्थ्य का बच्चों की पढ़ाई पर क्या अर्थ पड़ता है, इसको देखते हैं। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है ना, वो जो वो स्पेशल यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है, फिर जो वो अपने शब्दों में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो स्वास्थ्य का देखिए, जब शरीर स्वस्थ होगा, एक स्वस्थ शरीर से जो वो स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि का जो विकास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी तो मतलब कि अब अगर आपका मन, शरीर स्वस्थ है तभी जो वो अच्छे स्वस्थ शरीर का जो विकास होगा। ठीक है, स्वस्थ विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, तो सब कुछ जो वो स्वस्थ रहेगा। अगर आप बीमार हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब जो वो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर का जो वो हमारी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तब जो वो आपकी पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ेगा। मतलब कि स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई पर इसका जो वो बहुत असर पड़ता है। जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपके पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ हैं, पेट में दर्द नहीं है, तब जो वो पढ़ाई कर पाएंगे। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जो वहाँ पे यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और इसको जो वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके क्वेश्चन का आंसर जो वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप खुद करिए। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, ईश्वर प्राणिधान का क्या अर्थ है, और सर्वांग पुष्टि के लाभ।
तो यहाँ पे जो वो इसके बारे में लिखा है ईश्वर प्राणिधाम जो वो क्या है, क्या होता है इसमें? तो देखिए यहाँ पे लिखा है ईश्वर प्राणिधाम एक ऐसा नियम है जो मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। ईश्वर प्राणिधाम का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। ठीक है? ईश्वर के प्रति सब कुछ जो वो समर्पण कर देना। आप ईश्वर के प्रति स्वयं को जो वो समर्पित करके आपके लिए उत्तम होगा, या हम ईश्वर से जो वो प्राप्त ऐश्वर्य, यश और सांसारिक वस्तुओं के लिए उसका धन्यवाद करें, न कि इन पर अहंकार करें। मैं और मैं हर जगह मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इसकी ये जो प्रवृत्ति होती है, इसका इस अहंकार का जो वो मूल रूप है। ठीक है? याद रखें, अहंकारी मानव को ईश्वर अवश्य अनुभव करवाते हैं कि वह इस जगत में उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पे, इसको याद रखें कि अहंकारी जो मानव होता है उसको जो वो एक बार जो वो ज़िंदगी में अनुभव ज़रूर होता है कि इस जगत में जो वो उसकी बिना के किसकी? भगवान की बिना के जो वो कुछ भी नहीं हो सकता। ईश्वर के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार जो वो कार्य करो। तो ये होता है ईश्वर प्राणिधान का मतलब कि ईश्वर के प्रति जो वो समर्पण कर देना। ठीक है? ईश्वर को मानना। ईश्वर ही सब कुछ है, ये मान के चलना। ठीक है? तो ये होता है ईश्वर प्राणिधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सॉरी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, सर्वांग पुष्टि के लाभ। तो सर्वांग पुष्टि कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे सर्वांग पुष्टि फर्स्ट लिखा है कैसे, यहाँ पे झुके होकर के देखिए, और ऐसे जो वो कैसे किया सर्वांग पुष्टि 2 और सर्वांग पुष्टि 3। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो वो इसके लाभ लिखे हैं, सर्वांग पुष्टि क्रिया के लाभ जो देखिए कैसे-कैसे करते हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है, कि मुट्ठी को अंदर की ओर बंद रखें, दोनों हाथों को जो वो अंगूठों को दोनों पैरों को फैलाएँ, अपने दोनों हाथों की कलाई को जो वो एक-दूसरे के तिर्यक मतलब तिरछे, ठीक है? तिरछे में रखें। घुटने सीधे रखते हुए मुट्ठियों को जो वो ज़मीन पर रखते हुए सामने की दिशा की ओर झुके। साँस भरते हुए शरीर को बाएँ से दाएँ और दाएँ से बाएँ चक्राकार घुमाएँ। 5 से 10 बार जो इसको करना है, और इससे जो वो क्या होता है, ठीक है? इससे जो वो एक तो शरीर की शुद्धि होती है। तो ये जो वो इसके लाभ आ रहे हैं यहाँ पे। इस क्रिया से शरीर की शुद्धि होती है। हमारा जो रक्त खून होता है वो जो वो साफ होता है। सभी अंगों की पुष्टि के लिए यह व्यायाम जो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? इसी कारण जो वो इसको जो वो सर्वांग पुष्टि क्रिया कहते हैं। तो आप इस लाइन को जरूर लिखिए कि सभी अंगों पर जो वो इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो वो इसको सर्वांग पुष्टि क्रिया भी कहते हैं। ठीक है? तो इसके बारे में लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। जब आप पूरे चैप्टर को खुद पढ़ेंगे, फिर जो आप खुद लिखेंगे, तब जो आपको आप अपने शब्दों में लिखेंगे, तब जो वो आपको ज्यादा क्लियर होने वाला है, ज्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। तो इसके बाद जो वो हमारा एक लास्ट चैप्टर बनता है, चैप्टर नंबर 12, मानव उत्थान, ध्यान एवं प्राणायाम। इसको डिस्कस करते हैं, लास्ट चैप्टर है। फिर इसके बाद जो वो आपका ये पूरा रिवीजन जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट जो चैप्टर है आपका, ठीक है, वो है चैप्टर नंबर 12, अध्याय 12, मानव उत्थान, ध्यान एवं प्राणायाम। तो इसमें जो वो प्राणायाम के बारे में है, ध्यान के बारे में है, अनुलोम विलोम के बारे में है, इसमें भी काफी कुछ जो वो आपको दिया हुआ है। ठीक है? तो चलिए एक एक करके जो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम मुख्य रूप से व्यक्ति के किन संस्थानों को प्रभावित करता है? तो प्राणायाम जो वो आपके लगभग सब शरीर के सभी पार्ट को जो वो प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो वो प्राणायाम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि प्राणायाम क्या होता है, कैसे जो वो हम लोग प्राणायाम करते हैं, कैसे जो वो लयबद्ध ढंग से जो वो किया जाता है, ठीक है? कई सारे अंगों की जो वो मुरम्मत इसमें होती है, ठीक है? जैसे शवासन हो गया, मकरासन हो गया, ध्यानात्मक आसनों में जो वो शरीर को बिल्कुल आराम मिलता है। बाकी व्यायामों से ये संभव नहीं है। बाकी आप कई सारे व्यायाम करते हैं, जैसे दौड़ना, विभिन्न खेलों में मतलब कि विभिन्न खेल खेलना, तैराकी करना, लंबी कूद, छोटी कूद, रस्सी कूदना, तो ये सारे व्यायाम होते हैं जो जिनके लिए आप जो वो खर्चीले सामान भी खरीदने पड़ते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो प्राणायाम है, इसके लिए आपको जो वो कोई कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो वो क्या-क्या प्रभाव डालता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, मध्य विश्राम के कारण ऑक्सीजन संचित रहती है, तथा अन्य व्यायामों में ऐसा नहीं होता है। अस्थि रोगों के उपचार जैसे कुबड़ापन हो गया आदि के उपचार और मांसपेशियों को लचीला व ताकतवर बनाने के लिए यह अन्य व्यायामों से श्रेष्ठ है। नाभि के टलने से विभिन्न पेट के रोगों को खत्म हो जाते हैं, ठीक है? वह योग की निश्चित विधि से इस वापिस अपनी जगह जो वो ले जा सकते हैं। प्राणायाम करने से ऊतक श्वसन बढ़ता है। मानव का टाइडल वॉल्यूम जो वो बढ़ता है। हृदय की धड़कन को जो 5 से 10 प्रति मिनट तक नियंत्रित करने में जो वो योग सक्षम है। ठीक है? तो कई सारे जो वो यहाँ पे लाभ लिखे हैं। कई सारे रोगों को उपचार करने के लिए जो वो ये प्राणायाम किया जाता है। तो यहाँ पे इसके कई सारे जो लाभ लिखे हैं, तो इनको आप अच्छे से लिखिए, समझिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रामरी प्राणायाम की विधि। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? तो उसकी विधि भी लिखनी है, क्या-क्या होता है, क्या-क्या लाभ मिलते हैं, वो भी आपने लिखना है इसमें। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, एक लड़की है जो भ्रामरी प्राणायाम कर रही है। अब देखिए नाम इसका भ्रामरी प्राणायाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस प्राणायाम को करती बार जो वो भंभरे जैसी जो वो आवाज़ आती है। ठीक है? भंभरे जैसी आवाज़ जो वो आती है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पे नेट ज़रा थोड़ा-सा ऑफ कर लेता हूँ।
यस, देखिए, तो भमरे जैसी आवाज़ आती है तो अभी जो इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो पद्मासन पद्मासन आपको बताएँ, पद्मासन में बैठ जाएँ पहले, ठीक है? दोनों हाथों को जो वो तर्जनी तर्जनी होती है जो अंगूठों के साथ वाली उँगली है, तर्जनी उँगलियों से जो वो अपने छिद्र बंद कर लें, ठीक है? अपने कान के छिद्रों को बंद कर लें, दोनों को बंद कर लें। अब अपनी कोहनियों को जो वो कंधों के अनुरूप रखें। देखिए जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, कंधों के अनुरूप बिल्कुल पैरेलल, जैसे यहाँ पे कंधा है ऐसे, ऐसे रखना है, ठीक है? ऐसे, ऐसे नहीं कि आगे की तरफ करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो दोनों कानों को बंद करना है। कोहनियों को कंधे के अनुरूप रखना है। धीरे-धीरे दोनों नासिकाओं से जो वो श्वास भरें, ठीक है? नासिकाओं से श्वास भरना है, अंदर की ओर साँस लेना है। फेफड़ों को पूरी तरह से जो भर लें, फिर जो वो कुछ देर रुक करके जो वो भंभरे जैसी गुंजन करते हुए श्वास नासिका रंध्रों से बाहर छोड़ें। नाक से छोड़ना है, लेकिन भंभरे जैसी आवाज़ आनी चाहिए, जैसे ऐसी जो वो आपकी आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है? तो रोज़ जो वो इस क्रिया को जो वो 1-2 बार करें, लयबद्ध करें, ठीक है? एक लय जो वो टूटनी नहीं चाहिए। तो इसके जो लाभ है वो आपको मैं बता देता हूँ। इस से जो वो आपकी एक तो वाणी, आपकी जो आवाज़ है वो जो वो मधुर होगी, सुंदर होगी, सुंदर हो मतलब जो आपके स्वर है वो जो वो मधुर बनेंगे, ठीक है? और गले के जो छोटे-मोटे रोग होंगे, ठीक है? जैसे जुकाम लगा है आपको या गले के कोई भी रोग है, वो जो वो दूर हो जाएँगे और मन को जो वो शांति मिलेगी। तो ये जो वो आप इन लाभों में जो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अनुलोम-विलोम एक प्राणायाम के लाभ। तो लाभ लिखने हैं यहाँ पे, तो देखते हैं अनुलोम-विलोम जो वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुलोम-विलोम प्राणायाम, जैसे कि आपने जो वो देखा होगा, बाबा रामदेव को भी देखा होगा, तो वैसे ही अनुलोम-विलोम वो करते रहते हैं। तो ये ज़्यादातर जो वो पद्मासन में बैठ के ही सारे आसन प्राणायाम किए जाते हैं। तो पद्मासन में बैठ जाएँ, पहले जो वो ऐसे हाथ को देखिए कैसे रखा है, तर्जनी उँगली को जो वो अंगूठे से दबा करके हाथों को ऐसे आगे की तरफ छोड़ दिया है, ठीक है? तो ऐसे आपने रखना है। देखिए फिर जो वो आपने एक उँगली से वो नाक के एक छिद्र को बंद करना है, दूसरे से साँस अंदर लेना है, फिर जो वो उसको ओपन करना है, दूसरे को बंद करना है और उससे छोड़ना है, दूसरे से छोड़ना है। मतलब कि एक से एक छिद्र से अंदर साँस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, एक से फिर दूसरे से लेना है, फिर पहले से छोड़ना है, ठीक है? तो इसको जो वो अनुलोम-विलोम प्राणायाम बोलते हैं। इसके क्या-क्या लाभ होते हैं, ये पूछा गया है। तो इसके जो वो हृदय रोगों से जो वो हमें मुक्ति मिलती है। हृदय रोगों से जो वो हमें मुक्ति मिलती है, हृदय के जो अवरोध हैं वो जो वो खुल जाते हैं और शरीर की जो नाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है 72,864 नाड़ियाँ जो वो नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है और एक कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी होती है, ये इससे भी मुक्ति दिलाने में जो वो ये प्राणायाम जो वो हमारे लिए सहायक है, ठीक है? और स्त्रियों के जो मासिक धर्म के लिए जो वो ये आसन जो वो बहुत ही लाभकारी होता है, इसलिए जो वो इसको करते रहें, स्त्रियाँ भी करती रहें, ठीक है? और अनिद्रा, जिसको जो वो नींद नहीं आती है, अनिद्रा रोगों के लिए भी यह बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। जैसे कई कुछ बोलते हैं कि जैसे नींद नहीं आ रही हो तो ज़ोर से साँस अंदर भरें, छोड़ें, ठीक है? तो वो भी एक प्रकार से यही प्राणायाम किया जा रहा है, अनुलोम-विलोम किया जा रहा है, तभी तो आपको नींद आ जाएगी, ठीक है? तो अनिद्रा रोगों के लिए भी ये ज़रूरी है। शरीर से शुद्ध मन, शुद्ध विचार व शुद्ध आचरण की शुरुआत होती है। ठीक है? शुद्ध शरीर से। शुद्ध शरीर से शुद्ध मन, शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण की शुरुआत होती है और मानव की जो सोच होती है, वो जो वो एक सकारात्मक सोच बनती है। ठीक है? तो इसके कई सारे जो वो लाभ हैं अनुलोम-विलोम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ध्यान। तो ध्यान करने के लाभ भी है, विधि भी है यहाँ पे और ध्यान क्या है? ठीक है? ये तीनों क्वेश्चन जो वो एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। ध्यान क्या है? आपको मैंने लिखने के लिए भी दिया था, बहुत सारे बच्चों ने जो अच्छे से इसका आंसर लिखा। ध्यान क्या है? विधि भी लिखनी है और लाभ भी। ठीक है? तो इसको जो वो एक साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान मुद्रा में जो वो ये बैठा हुआ है, ठीक है? तो अगर विधि पूछी जाए तो सबसे पहले तो पद्मासन में बैठ जाना है, पद्मासन में बैठकर जो अपनी आँखें बंद कर लेनी है, पूरा लिखना है। अगर आपको 5 नंबर का पूछा जाता है तो सब कुछ लिखिए, ठीक है? जो भी आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में लिखिए। पद्मासन में पद्मासन में जो वो बैठ जाइए पहले, फिर जो वो आँखें बंद कर लो, पूरा ध्यान मन के विचारों पर। जैसे मन के विचारों को कंट्रोल करना, मन के विचारों में कमी आना ही ध्यान होता है। जैसे आपके मन के कई सारे विचार आते रहते हैं, तो अगर आपके मन के विचारों में कमी आने लगे, तो इसका मतलब ध्यान लगने लगा। अगर आपके मन के विचार जो बिल्कुल कम तो नहीं हो सकते, ठीक है? लेकिन कुछ कमी आ जाए, जैसे कितने थाउज़ेंड जो 1 सेकंड में ही विचार आते हैं हमारे दिमाग में, ठीक है? हमारे मन में। तो इन विचारों की कमी करना, इन विचारों को एक केंद्रित करना, ठीक है? तो वही जो वो ध्यान कहलाता है। तो वही लिखना है कि ध्यान क्या-क्या होता है, मन के विचारों में कमी आना ही ध्यान होता है, ठीक है? तो एक तो लाइन ए लिख सकते हो। तो विधि में जो आप पद्मासन में पहले बैठ जाएँ, आँखें बंद कर लो, अपना पूरा ध्यान मन के विचारों पर केंद्रित करो, शांत रहो। जैसे-जैसे आप साँस अंदर ले रहे हो, उस साँस पर जो अपना ध्यान करो कि ध साँस ले रहे हो, फिर अंदर जा रहा है, साँस ले रहे हैं, अंदर जा रहा है। तो साँस पर जो वो ध्यान एकत्रित करो, ठीक है? मन में कई सारे विचार आएँगे, मन में विचार आने दो, थोड़ी देर जो वो एकाग्र करने का प्रयास करो, शांत रहो बिल्कुल। एक ऐसी जगह बैठ जाएँ जहाँ पे कोई बिल्कुल शांति हो, आवाज़ ना आ रही हो कहीं से बाहर से, ठीक है? तो मन में विचार आते रहेंगे, ध्यान मतलब कि आपका ध्यान बाँटते हैं, मन को जो वो एकाग्र करो, पूर्ण शांति से जो वो आपने यहाँ पे इसको करना है।
और आपका जो ध्यान है, वो जो वो आपके जो माथे जहाँ पे तिलक लगाते हैं, ठीक है? मस्तिष्क के मध्य तिलक लगाने के स्थान पर जो वो केंद्रित करना है बिल्कुल, ठीक है? और यहाँ ऐसे करते हुए जो आपका ध्यान लगेगा, ठीक है? कुछ समय के बाद जो वो आपका विचारों मतलब कि आपके जो मन के विचार हैं, वो जो वो उनकी संख्या में कमी आएगी, ठीक है? शरीर में जो वो एक अच्छी मतलब कि बिल्कुल शांत महसूस जो वो आपको फ़ील होने लगेगा। ठीक है? तो ऐसे जो वो ध्यान लगता है, इससे क्या होता है कि आपका अपने मन शांत होगा, आपका एकाग्रता बढ़ेगी आपकी, समाधि की ओर जो वो ये पहला चरण होता है, ठीक है? अब आप जो वो अन्वेषण की ओर जो वो अग्रसर होंगे, ठीक है? ब्रह्मांड के बारे में मानव बहुत कम जानता है, तो हम स्वयं को ही नहीं जानते, तो ब्रह्मांड को कैसे जानेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में जो वो आप लिख सकते हैं बहुत कुछ जो वो कैसे लिख किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है? तो इसको भी आप पूरा एक पैराग्राफ बना करके जो वो इसमें इसको जो वो 150 या 200 वर्ड्स में जो आपने आपको लिखने के लिए दिया था, तो इसको भी आपने अच्छे से लर्न करना है, ठीक है? आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे लिखा है देखिए योगासन तथा अन्य व्यायामों में क्या अंतर है? और योगासन करने के बाद विश्राम क्यों करना चाहिए? ठीक है, योगासन करने के बाद जो वो आपको लेट जाना चाहिए शवासन की तरह ऐसे लेट जाना चाहिए, ठीक है? ताकि आपका शरीर जो वो फिर से शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक है? तो योगासन और अन्य व्यायामों में क्या अंतर है? इसको जानने की थोड़ी-सी कोशिश करते हैं। तो एक तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि एक में जो वो जैसे कई सारे व्यायामों को और योगासन में डिफरेंस निकालना है। तो व्यायाम देखिए क्या होते हैं, जैसे व्यायाम होते हैं दौड़ना, हाँ, ठीक है, खेल खेलना, तैराकी करना, लंबी कूद, छोटी कूद, रस्सी कूदना, ठीक है? इसके लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए होते हैं, ठीक है? तो उसके लिए जो वो आपको सामान खरीदना पड़ेगा। लेकिन योगासन करती बार जो आपको कुछ भी सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तो ये जो वो इसमें जो वो कई सारी भिन्नता है, ठीक है? तो अन्य व्यायामों के विपरीत जो वो योग धीरे-धीरे किया जाता है। व्यायामों में जल्दी-जल्दी किया जाता है, लेकिन ये जो वो बिल्कुल धीरे लयबद्ध तरीके से किया जाता है और शरीर के रुग्ण अंगों की मुरम्मत करता है। इसमें खेलों की तरह जो वो प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, ठीक है? इसमें बिल्कुल जैसे अपने शरीर मतलब जो मनुष्य होता है, मनुष्य की बाह्य और आंतरिक शुद्धता होती है। शवासन, मकरासन, ध्यानात्मक आसनों में जो वो शरीर को बिल्कुल आराम मिलता है। ठीक है? इसमें बिल्कुल आराम मिलता है। बाकी जो व्यायाम होते हैं उसमें जो वो ऐसा आराम मिलना संभव नहीं है। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आराम कहाँ से मिलेगा? आपको गर्मी पड़ जाएगी। तो कई सारे जो आप यहाँ पे जो वो डिफरेंस इनके बीच में डिफरेंस जो वो रख सकते हो। तो इसके बारे में जो वो आप और भी कई सारी जो वो आपने शब्दों में जो इसको लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे योग जो वो एक सीमित स्थान में एक रूप में जो वो किया जा सकता है, ठीक है? जबकि जो दूसरे जो खेल होते हैं वो जो वो किसी और के साथ खेले जाते हैं या किसी दूसरी जगह में जाकर के स्पेसिफिक स्थान पर जाकर के खेले जाते हैं, ठीक है? लेकिन योग जो वो आप अंदर कमरे में अकेले बैठकर भी इसको किया जाता है। कई सारे जो इसके आप लाभ लिख सकते हैं, अंतर इनके बीच में लिख सकते हैं। क्या-क्या लाभ होते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो विश्राम भी करना चाहिए, ठीक है? मैंने आपको बता दिया कि विश्राम भी इसमें ज़रूरी होता है, तो इसके बारे में भी आप लिखें। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर के साथ अब आपका जो सिलेबस है 12 चैप्टर लास्ट चैप्टर है, ये भी कंप्लीट होता है। तो आपका जो वो लगभग 1 आवर होने वाला है, ठीक है? या हो गया है शायद। ठीक है? तो इसको 1 आवर में जो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देखिए। आपका पूरा चैप्टर जो वो पूरा सिलेबस 4 के 4 चैप्टर जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। F4 का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।